Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो अकेडमी। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है ऐतिहासिक भौतिकवाद। मार्क्स की जो अवधारणाएं हैं उसमें मुख्य रूप से वो चार अवधारणाएं बताते हैं। द्वंदात्मक भौतिकवाद, जिसको हम लोगों ने देख लिया। आज है ऐतिहासिक भौतिकवाद। इसके आगे वर्ग संघर्ष की बात करते हैं और अलगाव की बात करते हैं, जिसको हम लोग क्रमशः देखेंगे। चलिए, आज हम लोग जो देख रहे हैं वो है ऐतिहासिक भौतिकवाद। इसको क्या कहते हैं? इतिहास की भौतिक व्याख्या, अर्थात इतिहास की जो व्याख्या है वो क्या है? भौतिक आधार पर करते हैं। हम लोगों ने द्वंदात्मक भौतिकवाद में पहले ही देखा है कि मार्क्स क्या कहते हैं कि समाज में जो परिवर्तन है वो विचारों के कारण नहीं, पदार्थों के कारण होता है। इसलिए उनका जो विचार था, जो परिवर्तन का जो सूत्र था, द्वंद्व को जो वो लेते हैं वो क्या है? उनका भौतिकवाद पर आधारित था। इसलिए उनकी जो सिद्धांत जो उन्होंने दिया वो क्या है, या जो उन्होंने जो अवधारणा दी वो क्या है? द्वंदात्मक भौतिकवाद। अब उस द्वंदात्मक भौतिकवाद से आधार पे वो इतिहास की व्याख्या करते हैं कि इतिहास में किस तरह का समाज रहा है और इतिहास कैसा रहा है, उसकी वो भौतिकवादी व्याख्या करते हैं। चलिए, अब इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ये इनकी बुक जर्मन आइडियोलॉजी, इसमें ये इस चीज की व्याख्या करते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद की। दूसरी आपको बताएं, पॉल एवं वेपर जो है, इन्होंने क्या किया? इतिहास की जो भौतिक व्याख्या है इसका इन्होंने कहा कि ये क्या है? इतिहास की आर्थिक व्याख्या है। इतिहास की क्या है? ये आर्थिक व्याख्या इसको कहा है। तो ये ऐतिहासिक भौतिकवाद को शुरू करने से पहले कुछ पूर्ववर्ती अध्ययन पे हम लोग ध्यान दें कि पहले इसके पहले इतिहास की व्याख्या किस तरह से की गई है या कुछ विद्वानों ने कैसे किया है। इसमें सबसे पहले अगर हम कांट को ले लें, सभी लोग जानते हैं कि कांट क्या है? समाजशास्त्र के जनक हैं। उन्होंने समाज की विचार, जो समाज का विकास है उसकी क्या व्याख्या की है? उन्होंने कहा कि जब जब बौद्धिक विकास हुआ, जैसे बौद्धिक विकास हुआ, उसी से हमारा समाज भी विकास किया, इसी से समाज का विकास हुआ। यहाँ क्या फॉर्मूला था? मैंने आप जो क्वेश्चन आंसर उसको हल कर रहे होंगे तो इस तरह से कई क्वेश्चंस आए होंगे, जिसका मैंने वहाँ फॉर्मूला बताया था TMP। उन्होंने तीन तरह के समाज की बात की, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। तो इस तरह से उन्होंने समाज के विकास में क्या क्या? बुद्धि को विशेष माना, बौद्धिक में विकास होता है तब समाज में विकास होता है। वहीं दूसरी तरफ हीगल आते हैं। अभी हम लोगों ने हीगल को पढ़ा था द्वंदात्मक भौतिकवाद में। वो क्या कहते हैं? वाद क्या है? जो विचार क्या है? वो जब विचार में परिवर्तन आता है, विचार में परिवर्तन आता है। देखा था कि वाद है, उसमें प्रतिवाद हो रहा है, तो उसमें क्या है? विचारों में जब परिवर्तन आता है तब संवाद बनता है, तब समाजों में परिवर्तन आता है। ठीक है, इन्होंने विचारों को प्रमुख माना, इन्होंने बुद्धि को प्रमुख माना, बौद्धिक कारण बताते हैं। इस तरह से कुछ पूर्ववर्ती ये सब अध्ययन है, पूर्व में जो अध्ययन हो चुके हैं। अब हमको मार्क्स के अनुसार देखना है कि वो क्या कहते हैं। ये कांट और हीगल के जो विचार हैं उसको नकारते हुए कहते हैं कि नहीं, इतिहास, अब तक का जो इतिहास रहा है वो क्या है? भौतिकवादी रहा है, भौतिक रहा है। पदार्थों को महत्वपूर्ण उन्होंने माना, पदार्थ में परिवर्तन होता है। देखा था हम लोगों ने द्वंदात्मक भौतिकवाद के गुण में कि क्या है? पदार्थ चेतनात्मक होती है, यथार्थ होती है, उसमें गतिशीलता है। तो ये क्या है? पदार्थ में जब परिवर्तन होता है तब समाज में भी परिवर्तन होता है। इनके हम लोगों ने कथन भी इसके पहले देखा था। क्या कथन देखा था? कि चेतना स्वयं पदार्थ की उपज है, न कि पदार्थ चेतना की। ठीक है, इस चीज को हम लोगों ने द्वंदात्मक भौतिकवाद में बहुत अच्छे से देख लिया था। तो ये कहते हैं कि हमारे जो मटेरियल्स हैं उससे हमारे विचार परिवर्तन होते हैं। जब हम साइकिल से चलते थे तो उस समय हमारा समाज कुछ और था, आज हम मेट्रो में चल रहे हैं तो हमारा समाज
कुछ और है। तो ये क्या है, पदार्थ से समाजों में परिवर्तन आता है, विचारों में परिवर्तन आता है। तो ये क्या, चेतना जो है वो स्वयं पदार्थ की उपज है और पदार्थ चेतना की नहीं। तो इस तरह से ये कहते हैं कि इतिहास की जो भौतिक व्याख्या जो कर रहे हैं, तो वो इसीलिए इनके व्याख्या को क्या कहते हैं, भौतिकवाद कहते हैं। इसी के आधार पे वो इतिहास की बात करते हैं। चलिए अब डिटेल में देखते हैं इस चीज को। यहाँ अब हम लोग देखते हैं मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक भौतिकवाद। उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या किस तरह से की है। ऐतिहासिक का मतलब क्या है, इतिहास के सभी समाजों की व्याख्या। ठीक है, हम समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज की ही बात करते हैं। तो इतिहास में अब तक के कैसे समाज रहे हैं इसकी ये व्याख्या करेंगे इसके अंतर्गत। अब भौतिकवाद में कहते हैं ये इतिहास है, इतिहास कौन बनाता है, इतिहास कौन बनाता है, मानव बनाता है। और मानव क्या है, मानव को अपने जीवन के लिए, अपने अस्तित्व के लिए कुछ जरूरी कार्य होते हैं, कुछ जरूरी चीज होती है। अपने आप के बनाए रखने के लिए, जीवित रहने के लिए उसे कुछ प्रमुख चीजों की आवश्यकता होती है। वो क्या है, हम सभी जानते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, अर्थात भोजन, वस्त्र और आवास। ये 3 मूल बेसिक नीड्स हैं जिसके बिना कोई इंसान जीवित नहीं रह सकता है। तो इन नीड्स को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, भोजन, वस्त्र और आवास को पूरा करने के लिए वो उत्पादन करेंगे, कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ लगाएंगे, व्यवस्था करेंगे जिससे वो अपने भोजन पा सके, वस्त्र पा सके, आवास पा सके। तो इसके लिए उत्पादन करेंगे। जब उत्पादन करने के लिए क्या हुआ, किसी न किसी उत्पादन प्रणाली को अपनाएंगे, कोई ना कोई सिस्टम अपनाएंगे जिसे ये अधोसंरचना कहते हैं। ठीक है, जिसे ये अधोसंरचना कहते हैं। अब ये उत्पादन प्रणाली हो गई। उत्पादन प्रणाली अर्थात हम जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उसके पूरे सिस्टम को हम लोग उत्पादन प्रणाली कहते हैं या मोड ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहां बात आ जाती है उत्पादन की शक्ति, मीन्स साधन। इसमें जो पूंजी लगती है, इसमें जो व्यवस्थाएं लगती हैं, जो जरूरत लगती है उत्पादन को करने के लिए, वो क्या हो जाती है, मीन्स। इसको बोलते हैं मीन्स। इसमें 2 चीज आती हैं, 2 चीज की बात करते हैं। एक उत्पादन की शक्ति या साधन और दूसरा होता है उत्पादन का संबंध, रिलेशंस। और रिलेशन कैसा होता है, हमेशा इसमें क्या है, एक शासक होगा, एक पूंजीवादी वर्ग होगा या एक बुर्जुआ वर्ग होगा और एक सर्वहारा वर्ग होगा। तो मार्क्स कहते हैं जब उत्पादन की शक्ति और साधन और उत्पादन के संबंध दोनों में जब परिवर्तन आता है, जब परिवर्तन आएगा तो ये क्या होगा, पूरा समाज परिवर्तित हो जाएगा। जैसा हम कार्य करेंगे, जैसी हमारी उत्पादन प्रणाली होगी, वैसा ही हमारा समाज बनेगा। इनके कहने का मतलब यही है कि जब उत्पादन प्रणाली में अंतर आएगा तो उस तरह से हमारे संबंधों में भी शक्ति में परिवर्तन आएगा, तो हमारे पूरा समाज में परिवर्तन आएगा। और यह परिवर्तन क्या होगा, पूर्व समाज के स्थान पे पर नवीन समाज की स्थापना होगी, फिर नया समाज बनेगा। ठीक है, क्या जब परिवर्तन होगा तो जो पुराना समाज है उसको हटा के नया समाज आएगा। और नया समाज में ही ये व्याख्या करते हैं कि जब सर्वहारा वर्ग क्या करेगा, क्रांति करेगा, जब वो परिवर्तन लाएगा तो क्या है, साम्यवादी समाज की स्थापना करेगा। ये भविष्यवाणी करते हैं कि अंततः साम्यवादी समाज आएगा। तो ये परिवर्तन का उन्होंने कारण बताया कि इतिहास की क्या
इतिहास का विकास या परिवर्तन कैसे हुआ है, इतिहास का विकास कैसे हुआ है, किस किस तरह का हमारा समाज रहा है और उसके पीछे क्या रीजंस रहे हैं, कैसे हमारा समाज परिवर्तित होता है, इस चीज की बात इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद में की है। ये हम लोगों ने देख लिया ऐतिहासिक भौतिकवाद का कारण है। मानव है, मानव अपने जीवन रहने के लिए कुछ ना कुछ वो उत्पादन करेगा और जिस तरह का हमारा उत्पादन प्रणाली होगा उसी तरह के हमारे संबंध होंगे और जब इसमें परिवर्तन आएगा तो उस पूरे समाज में परिवर्तन आएगा। ये इनके कहने का तात्पर्य है। तो ये भौतिकवाद को लेते हैं अर्थात पदार्थों को, उत्पादन को लेते हैं और उत्पादन प्रणाली को ये विशेष मानते हैं। तो इसमें जब परिवर्तन हुआ तो समाज में आएगा। तो इस तरह से हमारा इतिहास क्या है, जब जब हमारे उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन हुआ है तब तब हमारा इतिहास परिवर्तित हुआ है। चलिए अब इनके अनुसार देखें कि हमारा समाज अब तक किन किन तरह से बटा हुआ है और किस किस तरह से उसका विकास हुआ है। अब यहाँ हम लोग देखें ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंतर्गत इतिहास कैसा रहा है। अब तक का जो इतिहास है मार्क्स के अनुसार कैसा रहा है इसकी वो बात करते हैं। इसके अंतर्गत हम इतिहास की एक तरफ बात करते हैं कि इतिहास में अब तक कैसा समाज रहा है। दूसरा बीच में देखते हैं कि वो उत्पादन प्रणाली को मुख्य मानते थे, भौतिकवाद को मुख्य मानते हैं। तो इसमें दो चीज होती है, उत्पादन की शक्ति और उत्पादन के संबंध। जिस तरह की शक्ति रही है, जिस तरह की हमारी उत्पादन का साधन रहा है, उसी तरह से यहाँ संबंधों में भी परिवर्तन आते गया है और यहाँ परिवर्तन होने से भी समाज में परिवर्तन हुआ है। तो इस चीज को अब हम लोग देखते हैं उन्होंने किस तरह का इतिहास बताया है कि हमारे इतिहास में पहले किस तरह के समाज रहे हैं। सबसे पहला ये आता है आदिम साम्यवाद। आदिम साम्यवाद सबसे प्राचीन अवस्था, जिसमें ये कहते हैं कि क्या है, उत्पादन की शक्ति या साधन कुछ नहीं थे। लोग सामूहिक रूप से शिकार करते थे, लोग कबीले में रहते थे, जो उत्पादन के जो भी साधन थे, जो शक्ति थी, उस पर सभी का अधिकार होता था। कोई निजी संपत्ति जैसी कोई चीज नहीं थी। इसलिए क्या है, यहाँ संबंधों में घनिष्ठता होती थी। दूसरा आ जाए, अब कहते हैं ये उसके बाद आता है प्राचीन समाज। जब धीरे धीरे वहाँ क्या हुआ, पत्थर के औजार बनने लगे, लोग पशुओं को पालने लगे, छोटे बड़े हल्का फुल्का पेड़ पौधा लगाने लगे। तो इससे क्या हुआ, अब उनकी निजी संपत्ति का विकास होने लगा, श्रम का विभाजन होने लगा। स्पष्ट रूप से दिखता था कि भाई जिसके पास जितने जानवर वो उतना बड़ा आदमी। तो ये क्या है, स्वामी और दास की यहाँ संबंधों में परिवर्तन आने लगा। जिसके पास संपत्ति अधिक होने लगी, निजी संपत्ति का जो विकास हुआ, इससे क्या है, जो संपत्ति का जिसके पास होती थी वो स्वामी हो जाता था और बाकी जो जिसके पास कुछ नहीं है, संसाधन जिसके पास नहीं है, वो क्या है, वो दास के रूप में उनके यहाँ काम करने लगे। तो संबंध में क्या हो गया, स्वामी और दास बन गए। तीसरा पॉइंट आता है सामंतवादी समाज। जब यहाँ औजार बन गए, पशुपालन, उससे अधिक जब आगे इंसानों ने विकास किया तो क्या हुआ, वहाँ भूमि का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया, क्योंकि लोग उन्नत तरह की कृषि करना सीख गए। वहाँ अपार संसाधनों की व्यवस्था होने लगी। वो क्या है, अब इसके कारण यहाँ तो श्रम विभाजन हुआ, यहाँ आपको निजी संपत्ति का जो विकास था वो और चरम पे हो गया। अब यहाँ क्या है, सामंत और कृषक दो तरह के संबंध सामने आने लगे। सामंत क्या है, भूमि के स्वामी होते थे, कृषक उनके यहाँ दास की तरह कार्य करते थे या उनसे भूमि लेकर अपनी खेती करते थे, जिससे सामंत उनको उनके निर्वहन योग्य जितनी उनकी आवश्यकता है, जितने में उनका जीवन यापन हो सके, निर्वहन योग्य उनको कुछ अनाज या कुछ पैसे दे देते थे और बाकी समाज में ये उच्च परिस्थिति में थे। और कृषक क्या है, एक दास जैसी स्थिति तो नहीं थी, दास जैसे उनको मौलिक चीजों से तो नहीं किया गया, लेकिन फिर भी इनमें इतनी प्रतिबंध इनके ऊपर लाद दिए गए थे कि वो वैसी ही स्थिति इनकी भी हो गई थी। तो यहाँ दो तरह के संबंध हो जाते थे, सामंत और कृषक का। कृषक का कभी कभी कार्य ये होता था कि आवश्यकता पड़ने पे युद्ध के समय इन्हें सिपाहियों में भर्ती की जाती थी। तो इस तरह से यहाँ सामंत और कृषक का संबंध देखने को मिला। फिर यहाँ ये जो हमारे उत्पादन के साधन है, इसमें परिवर्तन हुआ। अब कृषि से क्या है, मशीन और उद्योगों का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति जब आई तो मशीन बनने लगे, उद्योग स्थापित होने लगे। तो इसमें क्या है, सामंत और कृषक से वहां का संबंध बदल के क्या हो गया, पूंजीपति और श्रमिक हो गए। जितने भी जो संसाधन थे आर्थिक उत्पादन के लिए, जितनी चीजों की आवश्यकता होती थी, जो पूंजी का मालिक होता था, वो क्या है, पूंजीपति हो गया। और जो उसके यहाँ मेहनत करते थे, जो श्रमिक थे, वो क्या हो गए, श्रमिक हो गए। तो इस तरह से यहाँ संबंध क्या है, संबंधों में भी परिवर्तन आ गया। तो मशीन और उद्योग के कारण पूंजीपति और श्रमिक जैसे वर्ग हुए और यहाँ पूंजीवादी समाज हुआ।
पूंजीवादी समाज के बाद ये एक कल्पना करते हैं, उनका प्रेडिक्शन है कि पूंजीवाद के बाद अब क्या है, वादी समाज आएगा, क्योंकि पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग में जब संघर्ष होगा, श्रमिक वर्ग जब चेतना जागेगी तो वो संघर्ष करेगा, क्रांति करेगा, और क्रांति के द्वारा पूंजीवादी समाज को साम्यवादी समाज में बदलेगा, जहां सर्वहारा वर्ग का वर्चस्व होगा और उनको योग्यता अनुसार कार्य मिलेगा और आवश्यकता अनुसार उन्हें पारिश्रमिक मिलेगी, जिससे फिर से उनमें घनिष्ठता आएगी। अर्थात उनका प्रेडिक्शन है कि आने वाला समाज क्या है, समाज होगा। तो इस तरह से उन्होंने इतिहास की व्याख्या की और 5 समाजों की चर्चा की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें ऐतिहासिक समाज नहीं है, क्योंकि हर जगह अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें फॉर्मूला था आये प्रासा पू, ठीक है। आदिम समाज हम लोगों ने देख लिया, एशियाई समाज नहीं देखा, प्राचीन समाज देखा, सामंतवादी देखा और पूंजीवादी समाज देखा। तो यहाँ जो बात करते हैं मार्क्स, ये उत्पादन के संबंध के आधार पे बात करते हैं। उत्पादन के संबंध को मेन मानकर उन्होंने आपको आदिम, प्राचीन, सामंतवादी, पूंजीवादी और फिर साम्यवादी समाज की बात करते हैं। दूसरा आप करते हैं उत्पादन की प्रणाली के आधार पे, उसमें वो एशियाई समाज की बात करते हैं। यहां कर देती हूं, उसमें वो एशियाई समाज की बात करते हैं। कहते हैं कि इस समय क्या था, एशियाई समाज का जब अध्ययन करते हैं उस समय उन्होंने देखा कि कृषि में जो सिंचाई है, सिंचाई पर राज्य का अधिकार था, राजा महाराजा उसका ध्यान रखते थे, उस पर अपना अधिकार समझते थे, लेकिन जो भूमि थी, भूमि का जो स्वामित्व था वो सामूहिक रूप से था। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ का जो संबंध है वो दूसरे तरीके से था, यहाँ की जो प्रणाली थी ये दूसरे तरीके की थी। तो इसलिए उन्होंने 2 तरह से समाज में बात की थी, जिसमें वो आदिम समाज की बात करते थे, फिर एशियाई समाज की, फिर सामंतवादी, पूंजीवादी और साम्यवादी समाज की बात करते हैं। तो दोनों को मिलाकर बाल्टामोर महोदय ने आये प्रशाकु दोनों को मिलाकर बाल्टामोर महोदय ने आये प्रशाकु अर्थात आदिम साम्यवाद, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज और पूंजीवादी समाज की बात की। इन दोनों को मिलाकर एक व्यवस्थित क्रम दिया हम लोगों को। तो इसलिए हम जब भी इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करते हैं या इतिहास की बात करते हैं मार्क्स के अनुसार जब समाज के विकास की बात करते हैं तो ये 5 तरह के समाज की बात होती है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि इतिहास अब तक का कैसा रहा है, ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंतर्गत किस किस तरह के समाज रहे हैं। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.